नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पवन के कार्य तथा उससे उत्पन्न जो स्थलाकृतियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपर्दन के जो अन्य कारक हैं जैसे नदी, हिम नदी, सागरी लहरें, भूमिगत जल, इन्हीं की तरह पवन भी अपर्दन तथा निक्षेपण का कार्य करती है। अपर्दन के जो अन्य कारक है उन्हीं की तरह पवन भी अपर्दन और निक्षेपण का एक प्रमुख कारक है। अर्धशुष्क और शुष्क जो मरुस्थलीय भाग है यहाँ पर पवन अपर्दन के एक सक्रिय कारक के रूप में होती है। पवन का जो अपर्दन का कार्य है यह अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थलीय भागों में अधिक होता है। अब जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है और जो शुष्क मरुस्थलीय है क्षेत्र है इनकी पहचान होती है वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर वे भाग अर्धशुष्क रेगिस्तान होते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, अर्थात जहां पर वार्षिक वर्षा 10 से 20 इंच होती है वो जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है अर्धशुष्क रेगिस्तान। तथा मरुस्थलीय जो भाग है इन भागों में जो वर्षा है यह 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध मरुस्थलीय जो क्षेत्र है इनकी पहचान होती है वर्षा के आधार पर। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा जहां होती है वो तो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, और जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 10 इंच से कम जहां वर्षा होती है वो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। और इसी के साथ मरुस्थलीय भागों में वनस्पति का अभाव होता है, लेकिन कुछ बिखरे हुए रूप में वनस्पतियां अवश्य दिखाई देती है जो कि कटीली झाड़ियों के रूप में होती है। पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक कार्य है यह मुख्य रूप से भौतिक और यांत्रिक रूपों में होता है। पवन जो अपर्दन का कार्य करती है यह मुख्य रूप से भौतिक या यांत्रिक रूप में घटित होता है। जो कमजोर चट्टान होती है या असंगठित चट्टान होती है वहां पर पवन के द्वारा आसानी से अपर्दन हो जाता है। जो असंगठित चट्टान होती है इसका पवन आसानी से अपर्दन कर देती है। अब पवन के द्वारा जो अपर्दन का कार्य किया जा रहा है यह 3 रूपों में होता है। पहला है अपवाहन, सेकंड है अपघर्षण और तीसरा है सन्निघर्षण। पवन के द्वारा अपर्दन का जो कार्य है यह इन 3 रूपों में होता है, अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। बात करते हैं हम अपवाहन की। अपवाहन किसे कहते हैं? अपवाहन के अंतर्गत पवन जो है यह चट्टान के चूर्ण को उड़ा करके अपने साथ ले जाती है। अपवाहन के अंतर्गत पवन जो है चट्टान पर प्रहार करती है और उसके जो चूर्ण है उस चूर्ण को अपने साथ बहा करके उड़ा करके ले जाती है। तो इस तरह से पवन अपर्दन का कार्य करती है। इसीलिए अपवाहन को उड़ान की क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि पवन चट्टान के चूर्ण को उड़ा करके अपने साथ लेकर जा रही है, इसीलिए अपवाहन की क्रिया को उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। यांत्रिक अपक्षय के कारण जो चट्टानें ढीली पड़ जाती है उन चट्टानों के जो ढीले भाग हैं उनको उड़ा करके पवन अपने साथ ले जाती है। यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली तथा जो असंगठित चट्टान है उसके ढीले कणों को पवन अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। नेक्स्ट है अपघर्षण। जब तीव्र वेग से बहती हुई पवन के साथ रेत और धूल कणों की मात्रा पर्याप्त होती है, अधिक मात्रा होती है, तो ये कण पवन के अपर्दनात्मक यंत्र की तरह कार्य करते हैं। पवन के साथ बहने वाले जो रेत और धूल कण हैं, जब इनकी मात्रा पर्याप्त रूप में होती है तो ये कण जो है यह पवन के अपर्दनात्मक यंत्र, एक टूल की तरह कार्य करते हैं और इनके मार्ग में आने वाली जो चट्टान है उन चट्टानों पर प्रहार करते हैं। तो इस तरह से इन अपर्दनात्मक यंत्रों की सहायता से पवन के मार्ग में पड़ने वाली जो चट्टान है उस पर प्रहार होता है। ये उन चट्टानों पर घर्षण करते हैं, उनको घीसते हैं और इस तरह से उनको अपर्दित करते रहते हैं। पवन का जो अपघर्षण का ये कार्य है यह
निर्धारित होता है पवन का वेग कितना है, पवन किस गति से बह रही है, और जो पवन बह रही है उसमें रेत कणों की, धूल कणों की मात्रा कितनी है। तो पवन का जो अपघर्षण का कार्य है यह पवन के वेग और रेत कणों की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सन्निघर्षण। देखिए, अपघर्षण में तो हमने देखा कि पवन के साथ आने वाले जो रेत के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, ये मार्ग में आने वाली चट्टानों पर प्रहार करते हैं और उन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं। अब सन्निघर्षण में क्या होता है कि ये जो पवन के साथ बहने वाले धूल कण हैं ये आपस में भी घर्षण करते हैं और इस तरह से ये और छोटे छोटे भागों में टूटते जाते हैं। तो जो तीव्र गति से पवन बह रही होती है उसके साथ लाए गए धूल कण जो है यह मार्ग में आने वाली चट्टानों के साथ घर्षण तो करते हैं, इसके अलावा ये आपस में भी टकरा करके, घर्षण करके टूटते रहते हैं। इस कारण ये पवन के साथ जो बहने वाले कण हैं इनका आकार और अधिक छोटा होता जाता है और अधिक घर्षण होने के कारण ये कण बारीक हो जाते हैं। तो यही क्रिया कहलाती है सन्निघर्षण, जिसके अंतर्गत पवन के साथ बह रहे जो कण हैं धूल के वह आपस में टकराते हैं और ज़्यादा छोटे होते जाते हैं। इस तरह शेल कणों के आपस में घर्षण खाकर, रगड़ खाकर यांत्रिक ढंग से जो टूटने की क्रिया है इसी को कहा जाता है सन्निघर्षण। अब हम देखते हैं कि पवन जो अपर्दन कार्य कर रही है, इस अपर्दन कार्य को कौन कौन सी दशाएं प्रभावित करती है। पवन के द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है यह मुख्य रूप से घटित होता है यांत्रिक और भौतिक रूप में। अब ये जो यांत्रिक अपर्दन हो रहा है यह कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पवन वेग। पवन वेग किस तरह से अपर्दन को प्रभावित करता है। मरुस्थलीय भाग में अपर्दन मुख्य रूप से प्रचलित पवन के वेग पर आधारित होता है। पवन जो बह रही है उसकी गति कितनी है, उस गति पर अपर्दन की मात्रा निर्धारित होती है। अगर पवन धीमी गति से, मंद गति से चल रही होती है तो अपर्दन का कार्य भी नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। अब इसके दो कारण हैं। पहला है कि अगर मंद पवन के मार्ग में जो चट्टानें पड़ती है उन चट्टानों पर मंद गति से बहने वाली जो पवन है यह तेज से प्रहार नहीं कर पाती है। जिस मात्रा में प्रहार करना चाहिए, जिस मात्रा में उसको तोड़ना चाहिए, उस मात्रा में यह प्रहार नहीं कर पाती है, उस गति से यह प्रहार नहीं कर पाती है, जिससे कि वो चट्टानें नहीं टूट पाती है। तो जब मंद गति से पवन बह रही होती है तो उसके मार्ग में जो चट्टानें पड़ती है उन चट्टानों पर जो पवन है उसकी टक्कर इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती है कि पवन उन चट्टानों को तोड़ सके। दूसरा कारण यह है कि जो मंद गति से बहने वाली पवन है उसके साथ उड़ा करके लाए गए जो धूली कण है, रेत के कण है, उनकी मात्रा भी कम होती है, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ज्यादा कणों को अपने साथ उड़ा करके ला सके। अब क्योंकि इनकी मात्रा कम होती है इसलिए ये चट्टानों पर प्रहार नहीं कर पाते हैं। इस तरह मंद गति से बहने वाली जो पवन है, धीमी गति से जो बहने वाली पवन है, यह अपघर्षण और सन्निघर्षण दोनों ही कार्य करने में नगण्य होती है, दोनों ही कार्य यह नहीं के बराबर करती है। इसी के विपरीत तीव्र गति से, तीव्र वेग से बहने वाली जो पवन है वह चट्टानों का अधिक मात्रा में अपर्दन करती है। अब ये जो चट्टानों का अधिक मात्रा में अपर्दन करती है ये भी वापस से दो रूप में करती है। प्रथम रूप में तो तीव्र गति से बहने वाली जो पवन है उसके मार्ग में पड़ने वाली जो चट्टानें हैं उससे पवन तीव्रता से टकराएगी, और जब तीव्रता से टकराएगी तो पवन जो है यह चट्टान के कमजोर या असंगठित जो भाग होंगे उसको चट्टान से अलग कर देती है और उनको उड़ा करके ले जाती है। और दूसरे रूप में पवन क्या करेगी कि जो तीव्र गति से बहने वाली पवन है उसके साथ लाए गए रेत के कण और धूल कण, इनकी मात्रा भी ज्यादा होती है। जब इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो इनके द्वारा किया गया अपघर्षण का कार्य और सन्निघर्षण का कार्य ये भी अधिक मात्रा में घटित होता है। तो इस तरह से मंद गति से बहने वाली जो पवन है
यह कम मात्रा में अपर्दन करती है, नहीं के बराबर करती है, और जो तीव्र गति से बहने वाली पवन है इसके द्वारा किए गए अपर्दन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है रेत तथा धूलिकणों की मात्रा और उसका स्वभाव। पवन के जो अपर्दन का कार्य है यह अपर्दनात्मक यंत्रों के द्वारा संपादित होता है। ये अपर्दनात्मक यंत्र होते हैं पवन के साथ लाए गए रेत और धूलिकण। इन यंत्रों में रेतकण, धूलिकण और कंकड़ पत्थर ये सम्मिलित किए जाते हैं। इन पदार्थों की मात्रा पर ही अपर्दन की मात्रा निर्धारित होती है। पवन के साथ लाए गए जो रेत कण, धूलिकण है इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो अपर्दन का कार्य और अधिक होगा। अगर इनकी मात्रा कम होगी तो अपर्दन का कार्य कम होगा। यदि हवा तीव्र वेग वाली होती है तो उसके साथ लाए गए जो अपर्दनात्मक यंत्र है, जो सामग्री है, जो धूलिकण, रेत कण है, इनकी मात्रा भी अधिक होती है। परंतु तीव्र पवन में ऊंचाई के अनुसार इन पदार्थों की मात्रा में भी भिन्नता आती है। पवन के निचले स्तर में अर्थात धरातल की सतह के पास रेत और धूलिकण इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ इनका आकार भी बड़ा होता है। रेत कणों का आकार भी बड़ा होता है। कहाँ पर? सतह के पास, धरातली सतह के पास। लेकिन हम ऊंचाई की ओर देखें तो जैसे जैसे सतह के ऊपर जाते हैं रेत और धूलिकणों की मात्रा घटती जाती है और उनका आकार भी घटता जाता है। दोनों में ही कमी आती है, रेत और धूलिकणों की मात्रा में भी और उनके आकार में भी, जैसे जैसे हम सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं। इस कारण पवन का जो निचला स्तर है अर्थात धरातली सतह के पास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अपर्दन ज्यादा होता है, लेकिन ऊंचाई के साथ अपर्दन की ये जो क्रिया है यह कम होती जाती है, घटती जाती है। नेक्स्ट है शेलों की संरचना। तेज गति से जो पवन बह रही होती है उसके साथ उड़कर आने वाले जो पत्थर के कण होते हैं ये अधिक नुकीले, तेज धार वाले और कठोर होते हैं। यदि चट्टान की जो बनावट है यह विभिन्न संगठन वाली संरचना से बनी है, ये जो नुकीले पत्थर के टुकड़े होते हैं ये कोमल और कम प्रतिरोधी शेलों का ज्यादा अपर्दन करते हैं और उन्हें चट्टानों से अलग कर देते हैं। परंतु कठोर संरचना वाली जो चट्टान होती है ये चट्टान पवन के साथ उड़ा करके लाए गए इन पत्थर के कणों से अप्रभावित रहती है। पवन के साथ जो भी रेत कण, धूल कण आए हैं जो कि अपर्दनात्मक यंत्र का कार्य करते हैं, ये कठोर संरचना वाली चट्टान पर इतना प्रभाव नहीं डालते हैं जितना कि कोमल संरचना वाली चट्टान पर डालते हैं। इसलिए प्रतिरोधी जो शेलें हैं यह अप्रभावित रहती है, उन पर इन धूल कणों का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। इसी कारण से जालीदार शेल की रचना होती है, क्योंकि पवन क्या करती है कि मार्ग में आने वाली चट्टान का अपर्दन करती है। अब अगर ये चट्टान कठोर और कोमल संरचना से मिल करके बनी है तो पवन के साथ लाए गए जो रेत कण या धूल कण हैं वो प्रहार करते हैं कोमल भाग पर, और जो कोमल संरचना वाला क्षेत्र होता है उसको अपने साथ उड़ा करके ले जाते हैं और इस तरह से जालीदार शेल की रचना होती है। यदि चट्टान के स्तर लंबवत रूप में धरातल पर खड़े होते हैं, लंबवत रूप में होते हैं तो उनका अपर्दन अधिक होता है। अगर चट्टानों की जो स्तर है यह लंबवत रूप में इस तरह से होते हैं तो पवन के द्वारा अपर्दन अधिक होता है, जबकि अगर क्षैतिज रूप में चट्टानों के स्तर पाए जाते हैं तो पवन का जो अपर्दन है वह क्षैतिज स्तर वाली चट्टानों पर कम प्रभाव करेगा, जबकि लंबवत स्तर वाली चट्टानों पर अधिक प्रभाव करेगा। तो चट्टानों के स्तर जो है अगर लंबवत रूप में होते हैं तो यहाँ पर अपर्दन का कार्य अधिक होता है। नेक्स्ट है जलवायु। उच्च तापमान वाले मरुस्थलीय भागों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण ज्यादा होता है। अब क्योंकि इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है इसलिए जल का संचयन अधिक समय तक नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो स्थल है यह शुष्क बना रहता है। अब क्योंकि स्थल शुष्क बना रहता है जिस कारण पवन का अपवाहन या उड़ाव जो है यह अधिक सक्रिय हो जाता है। स्थल के शुष्क बने रहने के कारण पवन का
अपवाहन की जो क्रिया है यह अधिक सक्रिय हो जाती है, जो उड़ाव की क्रिया है यह अधिक सक्रिय हो जाती है। रेगिस्तानी भागों में दिन के अधिक तापमान और रात के समय तापमान के कम हो जाने के कारण जो चट्टानें हैं उनमें क्रम से उनका विस्तार होता है और उनमें संकुचन होता है, जिस कारण से चट्टानें विघटित हो जाती है और टूट जाती है। अब ये जो टुकड़े हैं ये पुनः बारीक हो जाने पर पवन के द्वारा उड़ा लिए जाते हैं। अचानक बारिश होने के कारण तप्त चट्टानों पर जब जल की छींटे पड़ते हैं तो ये चट्टानें चटक जाती है, उनमें दरारें पड़ जाती है और इस तरह से चट्टानें टूट जाती है। तो इस तरह रेगिस्तानी भागों में यांत्रिक अपक्षय पवन के अपर्दन कार्य को सरल बना देती है और इसी तरह से अपर्दन के कार्य को मजबूती मिलती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पवन के जो अपर्दनात्मक स्थल रूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।